गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर, सब कुछ क्लियर है। अगर शुरुआत करें क्लास की, भाई कैसे हैं आप लोग? तो बिल्कुल देखिए, आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट यानी कि शेयर मार्केट को लेकर। हम एक रिवीजन करेंगे और सारे कंसेप्ट जो आप लोगों ने पढ़े हैं, उन्हीं सारे कंसेप्ट को एक बार रिकॉल करेंगे, ताकि एग्जाम में आप अगर कुछ भूल रहे हैं अपने एग्जाम से पहले, तो दोबारा से याद आ जाए। कहीं कोई डाउट हो तो क्वेरी आपकी सॉल्व हो जाए। लगभग इसीलिए ये क्लासेस हम अरेंज करते हैं। तो एक बार सभी लोग यस का कमेंट कर दें कि सब कुछ परफेक्ट है। शुरू करें हम आज की क्लास को। और बेसिकली मैं जब भी शेयर बाजार की बात करता हूं, मैं आपको सबसे पहले यही समझाता हूं कि शेयर कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है कि आपने खरीदा और सामान ले आए घर पर और बाद में उसको बेच दिया। ये क्या है? पैसे का इन्वेस्टमेंट है कि आपने किसी चीज में पैसा लगा दिया है। अब मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है, वो डिसाइड करेगी कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो एक्चुअल में ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, ये फिजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं होता। और ये कई प्रकार के अलग अलग इन्वेस्टमेंट होते हैं। हम किसी को पैसा देते हैं तो हम उसके बिजनेस के पार्टनर बन जाते हैं, एक तरीका ये होता है। हम किसी को पैसा देते हैं तो वो हमसे इंटरेस्ट देने की बात करता है कि वो ब्याज देगा हमें। हमें कंपनी की परफॉर्मेंस से लेना देना नहीं, ब्याज मिलेगा हमें। कोई कहता है कि हम आपको इंटरेस्ट और प्रॉफिट दोनों का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं अगर वो चाहे तो कहने का मतलब है कि जब हमने किसी को पैसा दिया, तो वो बदले में हमें जो है वो किस प्रकार का रिटर्न, किस प्रकार का बेनिफिट देगा। उसे डिविडेंड कहें, उसे इंटरेस्ट कहें, ये किस कंडीशन पर होगा? बोलो हाँ या ना। तो चलिए, तो बात मैं ये कर रहा था आपसे कि जब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली शेयर मार्केट की और फाइनेंशियल मार्केट की यानी कि, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमें ये बात याद रखनी है कि जब हम शेयर मार्केट बोलते हैं तो बेसिकली इस शेयर मार्केट को ही कैपिटल मार्केट भी कहा जाता है। तो ये शेयर मार्केट या फिर कैपिटल मार्केट टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि आपको ये पता है जो मनी मार्केट होती है वो आरबीआई करता है। हम आरबीआई के विषय में बात करते हैं बार बार, लेकिन जब भी बात शेयर मार्केट की हो यानी कैपिटल मार्केट की, तो उसे एक संगठन जिसका नाम सेबी है वो करता है। तो पहला सवाल तो सेबी को लेकर ही हमारा बनता है। ऑब्वियस है कि सेबी क्या है, सेबी क्या करता है, क्या फंक्शनिंग है सेबी की। तो याद करो, चलो देखो, सेबी जो है वो 12 अप्रैल 1988 को बना है। और जब ये बनाया गया था 12 अप्रैल 1988 को, तो सेबी का अलग से कोई स्पेसिफिकली एक्ट पास नहीं किया गया था। बाद में एक्चुअली क्या हुआ, 30 जनवरी 1992 को सेबी का हम कहेंगे कि अलग से, स्पेसिफिकली अलग से एक्ट पास किया गया, जिसका नाम था सेबी एक्ट 1992। तो एक्चुअल में हम ये कहें कि सेबी अब कैसी संस्था है आज के वक्त में, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ध्यान रखना मैं जो कहना चाह रहा हूं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेबी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। सेबी के बारे में संविधान का कोई आर्टिकल, कोई प्रोविजन, कोई सेक्शन रिलेट नहीं करता है, याद रखें भाई। लेकिन अगर मैं कहूं कि सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तब आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल, सेबी को स्टैट्यूटरी पावर मिली है, क्योंकि सेबी का 1992 में एक्ट आ गया। अच्छा, जब तक एक्ट नहीं आया था तब तक की बात अगर की जाए तो नॉन स्टैट्यूटरी था। अब जानते हैं ना, इसे बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल को गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक, और इसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी को वैधानिक। तो अब ये वैधानिक है। अच्छा, ये रेगुलेटरी बॉडी है, क्यों? पूरे शेयर बाजार को रेगुलेट करती है। तो अगर ये शेयर बाजार को रेगुलेट कर रही है, तो इसका मतलब ये रेगुलेटरी बॉडी भी हुई। बोलो हाँ या ना। यानी नियामक संस्था, रेगुलेटरी बॉडी भी हुई। और अगर कोई कंपनी सही तरीके से शेयर बाजार परफॉर्म नहीं करती, नियमों का पालन नहीं करती, तो आपको पता ना सेबी जुर्माना लगाता है। किसी भी कंपनी पे शेयर बाजार में जुर्माना लगा सकता है, और जो जुर्माना लगा सकता है आपको पता, उसी को बोलते हैं क्वासी जुडिशियल।
यानी हिंदी में कहते हैं अर्ध न्यायिक। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ये भी ठीक है, अर्ध न्यायिक हो गया है क्योंकि जुर्माना लगा सकता है। अब सेबी जो बना है, देखो इतनी सारी बातें मैंने ऐड कर दी। तो सेबी जो बना है, सेबी का जो मुख्यालय बना है वो मुंबई में है, और अभी के लिए इसके चेयरमैन का नाम है तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांत कहें या कांता कहें, लिखा इस तरह गया है। तो तुहिन कांता पांडे हैं ये जो इसके वर्तमान में चेयरमैन है। बोलो हाँ या ना? बात समझ में आ रही है भाई आपको? एक बार बताते रहे। चलिए, तो जो भी शेयर बाजार है ना हमारा, उसको रेगुलेट करना। और याद रखो मेरे दोस्त, शेयर मार्केट को तो रेगुलेट कर ही रहा है। जितने इन्वेस्टर्स हैं देश में, जो भी पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्टर्स के राइट्स को, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है ये। भाई निवेशक है, कोई निवेशक चाहता है उसका पैसा इलीगल तरीके से डूब जाए, अनफेयर तरीके से डूब जाए? कोई भी नहीं चाहता। तो सेबी की जिम्मेदारी क्या है बताओ? कि वो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करे। सेबी की जिम्मेदारी क्या है? देखो, जो फेयर ट्रेड उसको बढ़ावा दे, जो उचित व्यापार है उसे बढ़ावा दे। तो फिर आप कहेंगे इसका मतलब जो अनफेयर ट्रेड है या इलीगल ट्रेड है, जो बेसिकली अनफेयर या इलीगल या इनसाइडर ट्रेड है, उस ट्रेड को रोकने का काम करें। ध्यान रखना भाई, जो अवैध या अनुचित है, अवैध है या आंतरिक व्यापार है, तो उसको रोकने की जिम्मेदारी भी सेबी की होगी। और फेयर ट्रेड है तो ऑब्वियस से बढ़ाएंगे। मैं पैसा कैसे लगाया जाता है, प्रणव कुमार भानु बिल्कुल बात करते हैं अभी 2 मिनट। तो देश के अंदर इस तरीके से शेयर बाजार को प्रोटेक्ट करना, ट्रेड को बढ़ाना, रेगुलेट करना, ये सारे काम सेबी के हैं। अब एक सवाल आया कि सर ये पैसा लगाया कैसे जाता है और ये पैसा कम ज्यादा कैसे होता है? अब दूसरा सवाल ये भी पूछेंगे कि लगाया कैसे जाता है और ये कम ज्यादा कैसे होता है। देखो ध्यान समझो, जब हम शेयर बाजार के विषय में बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, जैसे अब मैं थोड़ा सा आपको यहां पर आइडिया दे सकता हूं, थोड़ी सी जानकारी जो जरूरी है हमारे लिए वो ये है। देखो एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी चीज के रेट किससे डिसाइड होते हैं बताओ आप मुझे। सामान्य तौर पर अगर मैं कहूं कोई चीज है, आप सब्जी खरीदने जाते हो, सब्जी के रेट कैसे डिसाइड होते हैं? ये थोड़ा सा आइडिया लगाओ, पहले आप मुझे बताओ क्या आपको लगता है। तो देखो, उसके रेट डिसाइड होते हैं डिमांड से और सप्लाई से। कैसे? अगर मान लो अचानक से ऐसा हो कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जितनी सप्लाई है, मतलब जो सामान अवेलेबल है वो सप्लाई है वो उतनी रहे, लेकिन अचानक से डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा? उसी के रेट बढ़ जाएंगे, महंगा बेचने लगेगा दुकान वाला। या मेरे को डिमांड तो हो लेकिन सप्लाई बहुत कम हो जाए। मान लो कभी ऐसा हो कि फसल खराब हो गई, बर्बाद हो गई, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, फसल नहीं हुई, तो वही टमाटर जो 20 रुपए किलो है वो 80 रुपए हो जाएगा। वही आलू जो 10 रुपए किलो है वो 40 रुपए हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अब ऐसे शेयर बाजार में होता है, यानी डिमांड और सप्लाई डिसाइड करते हैं यहां पर भी उसके रेट क्या होंगे। जैसे अभी आपने कहा सर जो तेल है, गैस है, ये महंगी हुई या नहीं बताओ? तो इन कंपनी के जो शेयर हैं वो बढ़ गए। क्यों उनके रेट बढ़ गए? क्योंकि आपको पता ईरान लड़ रहा था, इजराइल लड़ रहा था, अमेरिका लड़ रहा था, और ईरान के साथ ईरान बाकी देशों पे भी, आसपास के लाइक यूएई पर हमने न्यूज में काफी देखा, लेबनान भी था उसमें, यमन भी था। तो ये सारे के सारे जो तेल बेचने वाले हैं, अब आपने क्या यहां से सीखा कि तेल की सप्लाई मार्केट में शॉर्टेज हो गई, क्योंकि ये तो लड़ाई कर रहे हैं, तो तेल निकाल नहीं रहे, सप्लाई हो नहीं रही, और डिमांड तेल की है पूरी, तो इसका मतलब ये तेल महंगा होगा। तो इन कंपनी जो इस काम में लगी हुई कंपनी, उनके शेयर के प्राइस भी बढ़ेंगे। तो ऐसे हमें अंदाजा करना होता है जो अच्छी परफॉर्म कर रहा है, या सिचुएशन वाइज हम देखते हैं कि भाई क्या होने वाला है फ्यूचर में। अब यहां पर आप कहोगे कि कैसे करेंगे, तो मैं आपको बताऊं।
कि सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि अगर किसी को भी शेयर बाजार में डील करनी है तो उसको एक बैंक में अकाउंट ओपन कराना पड़ता है। इस अकाउंट में से पैसे जाएंगे, मतलब इस अकाउंट में आप रखते हैं पैसे को, इसे कहते हैं डीमेट। तो अगर मैं कहूं कि कौन से शेयर अकाउंट के लिए कौन से बैंक खाते की जरूरत है, क्या कहोगे? तो आपका जवाब होगा डीमेट की जरूरत है। बोलो, बात क्लियर हुई अब थोड़ी सी? तो अब आप डिसाइड कर लो आपको क्या फ्यूचर नजर आ रहा है, कहां रेट बढ़ने के चांस लग रहे हैं, वहां लगा दो। बाकी तो फ्यूचर है, क्या हो सकता है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि शेयर बाजार में रेट बढ़ते भी हैं प्रोडक्ट के और घटते भी हैं, ध्यान रखना, ये याद करना है आपने, जब किसी भी प्रोडक्ट के रेट बढ़ते यानी शेयर के, हम किसी भी कंपनी के शेयर के, तो इंक्रीज होने को क्या कहते हैं बताओ? बुल। और डिक्रीज होने को क्या कहते हैं? बियर। तो याद है आपको ये बात? बुल इंक्रीज को रिप्रेजेंट करता है और बियर डिक्रीज को रिप्रेजेंट करता है। आप मुझे बताओगे अब, जब कोई कंपनी पहली बार शेयर बेचती है, जब कोई कंपनी पहली बार शेयर जारी करती है, तो उसे क्या करना कहते हैं? तो पहली बार शेयर का जारी करना क्या कहलाता है बताओ? तो पहली बार शेयर जारी करना, याद होना चाहिए सारी बातें, उसे आईपीओ करना कहते हैं। ये सब में बहुत आराम आराम से डिटेल में सारी बातें कवर करते हैं हम लोग। तो उसे हम कहते हैं आईपीओ करना। तो ये आईपीओ होता है बेसिकली। बोलो हाँ या ना? तो इसे आईपीओ कहते हैं। जब कोई कंपनी, देखो, हम क्या करते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो शेयर खरीदते रहते हैं, बेचते हैं, उन्हें लगा भाई यहां रेट अब घटने वाला है, बेच दो, यहां बढ़ने वाला है, खरीद लो। मतलब लगातार देखा ना, कंप्यूटर लेके बैठे रहते हैं, बस शेयर का पैसा इधर का उधर करते रहते हैं वो लगातार। तो ऐसा करना उसे बोलते हैं आर्बिट्रेज। ये सब आपको सीखना है। आर्बिट्रेज क्या होता है? जब हम ये कहें कि कंटिन्यूअसली साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ, इधर बेचा इधर खरीद लिया, मतलब उसका इंतजार नहीं कर रहे, वेट नहीं कर रहे लंबे टाइम के लिए, उसे आर्बिट्रेज कहते हैं। अच्छा, शेयर मार्केट बहुत रिस्की काम है, क्योंकि हमें पता है सर, जरूरी तो नहीं है कि प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो सकता, होता भी है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं, मतलब उनको लगता है कि भाई ऐसा हो जाएगा फ्यूचर में, बट नहीं हो पाता। संभावनाएं हैं और संभावनाएं बदल सकती हैं, प्रोबेबिलिटीज हैं, क्योंकि ये तो तब आप क्या कहोगे? तो जब हम रिस्क को कम करने की कोशिश करते हैं, यानी हम ऐसा काम करते हैं जिन चीजों में कम रिस्क है थोड़ा उसमें लगा दें, थोड़ा जहां ज्यादा रिस्क है उसमें लगा दें, यानी रिस्क को कंट्रोल करें, रिस्क को मैनेज करें। भाई किसी तरह रिस्क को कम करना जरूरी है ना, बहुत सारा रिस्क भी नहीं ले सकते, है ना। जब हम साथ साथ शेयर साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ शेयर खरीदते बेचते हैं, तो वो था आर्बिट्रेज। और जब हम रिस्क को मिनिमाइज करना, कंट्रोल करना, कम करने की कोशिश करते हैं, तब उसे क्या कहेंगे वो याद रखो बेसिकली। ठीक है, बोलो। अब हम यहां पर ये सारी बातें सीख रहे हैं। अच्छा, अब मैंने कहा शेयर बाजार में अगर आप पैसा लगा रहे हो, मान लो आपसे पूछ रहा हूं मैं, आपने पैसा लगा दिया किसी कंपनी के शेयर में, तो आपको क्या मिलेगा बदले में? जनरली दो चीजें मिलेंगी, क्या क्या बताओ? आप बताओ चलो। तो अब आप क्या कहोगे बताओ?
तो आप कहोगे देखो या तो इंटरेस्ट मिलेगा या तो कंपनी उस पर ब्याज देगी, फिक्स ब्याज होगा, या फिर कंपनी उस पर आपको प्रॉफिट देगी, प्रॉफिट का हिस्सा देगी, लाभ देगी आपको कि भाई इतना लाभ हुआ आपको भी मिलेगा इसमें से। जब वो ब्याज देती है कंपनी तो उसे कहते हैं कूपन। अगर ब्याज देगी तो उसे बोलेंगे कूपन, और प्रॉफिट देगी कंपनी तो उसे बोलेंगे डिविडेंड। मतलब आपको यह सीखना है बस कि प्रॉफिट हो तो डिविडेंड कहते हैं, प्रॉफिट यानी लॉस नेगेटिव हो जाएगा फिर वो, तो प्रॉफिट लॉस में जनरली डिविडेंड टर्म होता है। और अगर वो फिक्स हो, जैसे बैंक वगैरह में रखते हैं फिक्स होता है ना, वहां पर भी इसी तरह यहां भी फिक्स हो अगर, तो उसे कूपन बोलेंगे। अब मैं निवेश कहीं भी कर सकता हूं, लेकिन मैंने कहा सिर्फ सरकारी में निवेश किया जाए। अगर मैं ये कहूं नहीं मुझे तो सरकारी में ही निवेश करना है, बस प्राइवेट में नहीं करना, सरकारी में ही निवेश करना है प्राइवेट में नहीं, तो बेसिकली उस टर्मिनोलॉजी को क्या कहोगे फिर? उसे नाम देते हैं गिल्ट एज। मतलब इस प्रकार की टर्मिनोलॉजीज है हमारी कि बुल कब होता है? बढ़ने में। बियर कब होता है? घटने में। ठीक है। आईपीओ कब होता है? पहली बार शेयर बेचना। गिल्ट एज मतलब सरकारी, डीमेट चाहिए शेयर बाजार के लिए। और अगर कंपनी की जानकारी किसी को लीक कर दी जाए, अगर कोई इंसान ऐसा है कंपनी में जो कंपनी की इंफॉर्मेशन पहले से ही किसी को बता रहा है और उसका फायदा बाकी लोग उठा रहे हैं, उसे कहते हैं आंतरिक व्यापार, जिसको रोकने का काम है सेबी का, तो उसी को बोलते हैं आंतरिक व्यापार, इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इसे आंतरिक व्यापार यानी इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाएगा। बताएं भाई। तो चले भाई, ये सारी टर्मिनोलॉजी हम याद रखें। तो अगर मैंने कहा कोई कंपनी है, उसमें हम पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, तो मैंने कहा या तो फिक्स होगा तो इंटरेस्ट हो गया, अदरवाइज डिविडेंड हो गया। चले अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं, आगे समझते हैं। अब देखो यहां एक बात समझना। अब आपने कहा सर ये शेयर खरीदते बेचते कहां से होंगे, जरा इस बारे में सोचो जरा। तो आप याद करके बताओ भारत में क्या ऐसा नाम आपको नजर आता है जहां शेयर खरीदते बेचते होंगे? तो मैं आपको बताऊं, देखो एक नाम है हमारा, ये सारी चीजें जो होती है ना जहां से खरीदते बेचते हैं, इन जगहों को बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। क्या बोलते हैं भाई? स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं सर। देखो ध्यान समझो। अब ये जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं पहले समझना, लाइक मैं कहूं एक स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? बीएसई। मतलब कहां से खरीदेंगे बेचेंगे? बीएसई से, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से। अब ये बीएसई वाला जो है कहां है? ये मुंबई में है, लेकिन मुंबई में जो जगह है जिसके लिए फेमस एक्चुअल में वो है दलाल स्ट्रीट नाम से। तो दलाल स्ट्रीट नाम के भारती शर्मा, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है, बिल्कुल आएगा अगर तो बिल्कुल है। चलिए, तो बीएसई है जो मुंबई में है दलाल स्ट्रीट में, और ये 1875 में बना था मुंबई में। अब आप सोचिए कि ये एशिया का सबसे पुराना है, ये एशिया में सबसे पुराना है, इससे पहले कोई नहीं था। और इसके अंदर जो टॉप की 30 कंपनियां हैं उनकी वैल्यू को ही बोलते हैं सेंसेक्स। इसके अंदर जो टॉप की 30 कंपनियां हैं
उनकी वैल्यू को ही क्या बोला जाएगा, सेंसेक्स बोला जाएगा। और इसी तरह एक है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाला, और ये वाला भी मुंबई में ही है लोकेटेड। ये 1992 में बना है। और इसमें जो टॉप की 50 हैं कंपनी, उनकी वैल्यू को मिलाकर बोला जाएगा निफ्टी। तो निफ्टी का शब्द जो है वो नेशनल वाले से है, सेंसेक्स शब्द का इस्तेमाल बॉम्बे वाले से है। मुख्य तौर पर भारत के दो ये है, मुख्य तौर पर। बाकी बहुत सारे हैं भारत में भी, हर एक शहर में लगभग बना है मोस्टली, बट ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही वर्ल्ड में है अलग अलग जगहों पर। जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अमेरिका में है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ये अमेरिका में है, यूएसए में है। इसी तरह अमेरिका में एक नैस्डैक है, वो भी यूएसए में है, यानी कि अमेरिका में। इसी तरह निक्की नाम से बोलते हैं, जो टोक्यो में है, यानी कि जापान में है। इसी तरह से कोस्पी नाम से बोलते हैं, जो कि साउथ कोरिया में है। इसी तरह से हैंगसेंग बोलते हैं, जो हांगकांग में है। तो इस तरह अगर आप ध्यान से देखोगे तो NYSE, नैस्डैक, निकी कोरिया में, हैंगसेंग हांगकांग में, तो ऐसे अलग अलग देशों में अलग अलग बने हुए हैं। तो जो कुछ फेमस पर्सनालिटी, फेमस नेम होते हैं, हम उनको जरूर देखते हैं, लेकिन उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है बस उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो उसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे फुटसी है, लंदन में यानी ब्रिटेन में होता है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये वो सारी इंफॉर्मेशन आपको याद करनी है कि जब आप शेयर बाजार में आए हैं तो शेयर बाजार में इनसे आपको खरीदना। अगर हम इंडिया की बात करें तो दो ही इंपॉर्टेंट नाम याद रखते हैं हम लोग, और ये शेयर बाजार की टर्मिनोलॉजी है। अब हम एक बात, फाइनल बात और देख लेते हैं। सर शेयर बाजार में क्या है, जैसे मैंने कहा, या तो आपको डिविडेंड मिलेगा, भाई कंपनी आपको क्या देगी, अगर आप पैसा लगाओगे या तो कंपनी आपको ब्याज देगी, इंटरेस्ट देती है। जब आप पैसा लगाओ और कंपनी आपसे कहे कि वो आपको ब्याज देगी, इंटरेस्ट, तो इसका मतलब है आपने कंपनी में क्या खरीदा है, डिबेंचर। ध्यान रखना, जब आप पैसा डिबेंचर के नाम पे लगाओगे तो उसमें आपको मिलेगा ब्याज। डिबेंचर खरीदने पे क्या मिलता है, ब्याज। हिंदी में भी डिबेंचर कहते हैं। बिल्कुल प्रणव भाई, बिल्कुल ठीक है। तो अब आप कहोगे डिबेंचर, और जब डिबेंचर की बात हम कर रहे हैं सर, तो जो इंसान डिबेंचर लेता है वो बनता है क्रेडिटर ऑफ कंपनी। उसे कंपनी का क्रेडिटर मान लेते हैं कि कंपनी को उसने उधार दिया है, और कंपनी का लेनदार मान लेंगे उसे। क्या मान लेंगे, तो कंपनी का लेनदार मान लेंगे उसे। अच्छा, जो इंसान याद रखो, जो इंसान लाभ कमाएगा, डिविडेंड लेगा, कहेगा भाई उसे तो डिविडेंड लेना है, तो जो डिविडेंड यानी कि लाभ या लाभांश होगा, तो वो बनेगा कंपनी का शेयर होल्डर, शेयर लेगा वो, और वो बनेगा ऑनर ऑफ कंपनी, कंपनी का मालिक, स्वामी। जो शेयर लेता है वो कंपनी के मालिक के जैसा होता है। प्रणव मेरे भाई,
अभी थोड़ा वेट कर लो, वैसे यहीं पर आता है ना, कैरियरविल ऐप पर ही आता है ना, इकोनॉमी स्पेशल। तो मेरा एक बैच आता है इकोनॉमी स्पेशल, जीएस स्पेशल नहीं कह रहा हूं, इकोनॉमी स्पेशल। तो उस स्पेशल में होता है उस लेवल का। तो अभी आने वाला है बहुत जल्दी ही, अगले एक सप्ताह के अंदर। तो अब नया वाला ही देखिएगा, पुराना वाला अब रहने दीजिएगा। तो इकोनॉमी स्पेशल जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर है ये। चलिए, अब अगर बहुत सारे लोग मिलकर लगाएं पैसा एक साथ, तो बताओ क्या कहोगे? अगर बहुत सारे लोग मिलकर लगाएं पैसा तो उसे कहते हैं म्यूचुअल फंड, मतलब पैसे को इकट्ठा करना। जब पैसे को हम इकट्ठा कर लें तो उसे कहते हैं म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड की अपनी बहुत सारी कंपनियां जो लोगों का पैसा लेकर म्यूचुअल फंड में लगाती है। बोलो, तो जब वो म्यूचुअल फंड में लगाती है, म्यूचुअल फंड की बात करते हैं हम लोग, तो अल्टीमेट हम इस बात को याद रखते हैं भाई अच्छे से, ये सारे कंसेप्ट क्या कह रहे हैं हमारे। तो ये म्यूचुअल फंड हुआ। तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना टैक्स फ्री होता है। एक तो सरकार ने ये कह दिया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना टैक्स फ्री कर देते, यानी टैक्स नहीं लेती सरकार उतने पैसे पर। और म्यूचुअल फंड में मिनिमम 100 रुपए भी आप लगा सकते हो, इतने कम पैसे से शुरुआत कर सकते हो म्यूचुअल फंड में, और वो भी टैक्स फ्री होता है जो भी लगाओगे, 1.5 लाख तक साल का। तो ये म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट है आपका। तो म्यूचुअल फंड में आप जब पैसा लगाओगे तो आपको वो कंपनी के थ्रू लगाओगे और वो आपको उस पर रिटर्न देगी, और इसमें आपको ये पैसा ऑप्शन वन टाइम का भी आ रहा है आजकल, और एसआईपी। या तो आप वन टाइम देंगे तो 1000 रुपए मिनिमम, वन टाइम में मिनिमम 1000 रुपए होता है। जनरली जो फेमस है वो है एसआईपी। यानी एसआईपी का मतलब है कि आपको ये पैसा, जैसे 100 रुपए है, ये आपको अगले 12 महीने कम से कम, एक साल कम से कम देना पड़ेगा। 1 साल, 2 साल, 5 साल जो आप चुनोगे, मतलब 100 रुपए है तो 100 रुपए महीना है ये, समझ रहे हो? अगर साल का हिसाब बनाओगे, 5 साल का लोगे कि मैं हर साल में एक बार दूंगा, तो 1000 रुपए मिनिमम। ठीक, तो इसीलिए वन टाइम वाला भी आ सकता है, आप एक बार दे दो 1000 रुपए, साल भर के लिए एक बार गए, या आप 100 रुपए महीने के हिसाब से भी देते रह सकते हो। तो जनरली जो फेमस है, जो इंपॉर्टेंट है, वो एसआईपी वाला है, क्योंकि पहले यही चला करता था। और आप देखना आपके घर, आसपास, मोहल्ले, पड़ोस में ज्यादातर वो लोग ऐसे होंगे रिश्तेदारों में जो अच्छी इनकम करते हैं, वो शेयर बाजार में, या फिर शेयर बाजार में तो नहीं, वहां ज्यादा रिस्क है, तो म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, क्योंकि उसमें लगाने से टैक्स बचता है। तो जो अच्छा कमाते हैं वो इसलिए नहीं कि शेयर बाजार से उन्हें प्रॉफिट कमाना है, बल्कि इसलिए कि म्यूचुअल फंड में लगाने से टैक्स बचेगा, इसलिए वो लगाते हैं और थोड़ी इनकम भी आ जाएगी। बोलो हाँ या ना? तो अल्टीमेट ये म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट है। बताएं भाई। तो इस तरीके से आपको छोटी छोटी जरूरी इंपॉर्टेंट चीजें मैं लगातार करा रहा हूं कि आप इस तरह निवेश करें। अभी इसमें आप कहेंगे, जैसे बहुत सारी कंपनी के नाम देता हूं, एसबीआई का म्यूचुअल फंड है, रिलायंस का म्यूचुअल फंड है, आईसीआईसीआई का म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड है, तमाम म्यूचुअल फंड हमें मिलते हैं इसके। तो इस तरीके से, और एक ट्रेजरी बिल होता है जो गवर्नमेंट का होता है। एक गवर्नमेंट का मेन जो होते हैं वो बता रहा हूं आपको, एक गवर्नमेंट का होता है ट्रेजरी बिल। तो जो गवर्नमेंट हमारी होती है उसका जो ट्रेजरी बिल होता है, ट्रेजरी मतलब सरकार के लिए होता है, गवर्नमेंट का, भारत सरकार का। तो भारत सरकार के पास भी आप लगा सकते हो इन्वेस्टमेंट के रूप में, लेकिन ये पैसा जाएगा भारत सरकार को दोगे तो 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन। तो 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन के हिसाब से आप निवेश कर सकते हो। और जो पैसा आप लगाओगे, बेसिकली वो पैसा आपका लगेगा डिस्काउंट पर। याद करो, मतलब जो ओरिजिनल कीमत है उससे कम पे आप खरीदोगे, और बाद में आपको जो ओरिजिनल कीमत है, जो अंकित मूल्य है, फेस वैल्यू है, वो रिटर्न आ जाएगा। बात वही है दोनों तरीके से। क्यों? आपसे मैं कहूं 10 रुपए की चीज है, 10 में खरीदो 12 मिलेंगे, 10 की चीज है 8 में खरीदो 10 मिलेंगे। सुन लो दोबारा से,
10 की चीज है 8 में खरीद लो, फिर 10 मिलेंगे। तो आप कहोगे 8 में खरीदेंगे 10 मिलेंगे, बस ये बात बोलो सीधी सीधी। 8 में खरीदो 10 मिलेंगे तो 2 का फायदा। मैं कह रहा हूं 10 की चीज 10 में खरीद को 12 मिलेंगे, तब भी फायदा 2 का ही है। फायदे में कोई समस्या नहीं है, तरीके में फर्क है, नाम में फर्क है। तो ये छोटी छोटी लेकिन जरूरी बातें हैं। और मैं एक क्लास में ना एक ही टॉपिक को रिवाइज करा रहा हूं ताकि आपकी जो समस्याएं हैं ना वो सॉल्व हो और आप इसको देखेंगे। अब हम अगली क्लास में जो बात करेंगे, यानी हम 1 या 2 टॉपिक का रिवीजन करते हैं ना एक क्लास में, तो हम अगली क्लास में महंगाई और मॉनेटरी पॉलिसी, यानी महंगाई और मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब कि ये जो आपने पढ़ा था ना, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, ये सारी टर्म जो होती है वो टर्म्स क्या है, महंगाई के कारण क्या है, और फिर उसके लिए सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट टर्म सुनी हो ना आपने, ये सारी टर्म्स वगैरह जो होती है, इन टर्म्स को लेकर मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि अगली क्लास में इस सब पे बात करेंगे आपसे। तो आज के लिए फाइनेंशियल मार्केट का रिवीजन जो था, क्विक रिवीजन, वो इतना काफी था। बाकी का क्विक रिवीजन मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी के टॉपिक के साथ। इसलिए मैं आपको लगभग इन्फॉर्म भी कर रहा हूं कि भाई हम क्या पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।